आपको पता ही है, देखो WWE बहुत सारे सुपरस्टार्स के उनके खुद के कस्टम या लेगेसी टाइटल्स निकालती है, और भाई ब्रॉक लेसनर का क्या टाइटल निकाला है इन्होंने। देखते ही मेरे दिमाग में एक ही फ्रेज आया, वो है परफेक्टली नेल्ड इट भाई। मतलब अगर आप इसे ना सिर्फ इसके सेंटर में देखो, इसका जो स्ट्रैप है वो भी देखोगे, तो जो ब्रॉक लेसनर का एम्बलम है उसी टाइप का उन्होंने यहाँ पे डिजाइन बनाया हुआ है हर एक एंगल से। भाई ये जो टाइटल है बड़ा सही लग रहा है। जो मैं तो बोलूंगा, जो बिल्कुल ही बड़ा वाला ब्रॉक लेसनर का फैन है और उसे सिर्फ कोई एक चीज चाहिए ब्रॉक लेसनर की, कि ये बताने के लिए कि भैया मैं ब्रॉक लेसनर का फैन हूं, तो ये बेल्ट चीख चीख के बात बता रही है कि हाँ भैया, जो भी बंदे के पास ये है वो सही में तगड़ा वाला ब्रॉक लेसनर का फैन है। हम इंडियंस के लिए मुश्किल हो जाता भाई। देखो ये जो आपको मेरे पास टाइटल दिख रहे हैं, इनकी एक तो खुद की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, फिर जब आप इसे मंगाते हो तो भाई कस्टम वस्टम में फिर ऐसी तैसी हो जाती है। ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछते हैं कि आपको लगेगा कि मैंने एक बेल्ट ही मंगाई थी या मैंने कोई गुनाह कर दिया था, ऐसा ऐसी वाली फील आ जाएगी। तो वो थोड़ा सा डरावना एक्सपीरियंस होता है। $800 की ये बेल्ट है, इसे इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट करोगे तो निकाल लो भाई कितने हुए ये। और इसमें कस्टम वस्टम भी फिर आप जोड़ लेना, अगर आप इसको ऐसा सोच रहे हो कि इंडिया में मंगाना चाहिए। वैसे तो यूएस में तो ऐसे जो कलेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी बेल्ट्स को खरीदते हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और इंडियंस के बारे में हम लोगों ने बात करी अभी थोड़ी देर पहले। भाई अगर आपका मूड है, इंडिया में तो क्योंकि WWE आते नहीं है, रेसलिंग शोज हमको यहाँ पे देखने को मिलते नहीं है, अब आपके पास इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का मौका है। और मैं खुद भी इस इवेंट में अटेंड करने वाला हूँ, बोलने वाला था पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। तो क्रांति PWR इंडिया का जो प्रमोशन मैंने आपको बताया था कि WXM से अलग होने के बाद जीत ने अपना खुद का एक प्रमोशन बनाया है, तो भाई इसका क्रांति शो होने वाला है 11 सितंबर को, और ये न्यू दिल्ली में होगा, तालकटोरा स्टेडियम। आप लोग अच्छे जानते होंगे जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं। और भाई सबसे हैरान करने वाली बात, इसकी जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है सिर्फ 99 रुपये से। भाई 99 रुपये में आपको एक रेसलिंग शो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जॉन मॉरिसन के एक बहुत बड़े वाले फैन हो तो भाई वो भी इस इवेंट में आने वाले हैं। मतलब मेरे को ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा नया नया प्रमोशन स्टार्ट हुआ है तो ये ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स कैसे लेके आ जा रहे हैं, मेरे को अभी वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। बट जो भी है, 11 सितंबर को ये इवेंट है। अगर आप खरीदना चाहते हो इसके टिकट्स तो आपको बुक माई शो पे मिल जाएगी, या फिर आप ये जो PWR का इंस्टाग्राम हैंडल है उसकी बायो में भी जा सकते हो। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, देखो आप मुझे रोज़ रेसलिंग के बारे में बात करते हुए सुनते हो ना, लाइव रेसलिंग शो देखने का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। चाहे आप छोटा शो देखो चाहे आप बड़ा शो देखो। मैंने इंडिया में एक बार 2023 में, याद होगा आपको, मैं रेसल स्क्वायर में गया था और वहाँ पे मैंने लाइव शो देखा था, जबकि वो कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं था वहाँ पे। मुश्किल से भाई, जब जिस दिन हम गए थे मतलब लोग तब ज़्यादा लोग थे, लेकिन वैसे वहाँ पे 5-10 लोग ही होते थे। लेकिन उस लेवल पे भी लाइव जब वो रिंग रिंग में आप पटकते हुए देखते हो, पटकते हुए सुपरस्टार्स को देखते हो, वो अलग होता है। और फिर मैंने रॉयल रंबल स्मैकडाउन भी देखी है, तो कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है। अगर आप स्पेशली दिल्ली के आसपास के हो तो आई थिंक आप इतनी थोड़ी मेहनत कर सकते हो। बाकी देखते हैं, पहला शो देखते हैं, अच्छा लगेगा फिर देखते हैं आगे ये प्रमोशन किस तरीके से ग्रो करता है इंडिया में। समर स्लैम की कौन से दिन कौन से मैचेस होने वाले हैं इसको भी WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि नाइट 1 थोड़ी ज़्यादा WWE ने भरी भरी सी कर दी है नाइट 2 के कंपैरिजन में। नाइट 1 में मैच होगा कोडी रोड्स और CM पंक का। इस मैच की वजह से भरे भरे होने की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का जो मैच है हेल इन अ सेल वो नाइट 1 में होगा। फिर ईओ स्काई और लिव मॉर्गन का मैच भी है, निक ऑल्डिस और गुंथर का मैच। इस मैच के लिए एक्साइटमेंट है भाई, मतलब यहाँ पे अच्छे से स्टोरी लाइन पे काम हुआ है। फिर जो ऊसोस वाला ब्लड लाइन वाला जो मैच है वो भी नाइट 1 में होगा, और जो ये मैच होगा फेटल इन्फ्लुएंस और ये 6 विमेन टैग टीम मैच वाला जो है ये नाइट 1 में होगा। नाइट 2 में एक ही बड़ा मैच भाई मुझे तो नज़र आ रहा है, वो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस वाला ही है। बाकी फिर वहाँ पे वो इंटरिम चैंपियन बनने के लिए और सैमी ज़ेन और फिन बैलर का मैच, डैन हाउजन और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच, ये ह्यूमन मनीज के लिए होने वाला एक मैच। फिर ट्रिक विलियम्स और बैरन कॉर्बिन और पेंटा वर्सेस चैट गेबल का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। आपके हिसाब से मतलब आपको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ नाइट 1 में थोड़ी ज़्यादा ऐसे फील आ रही है कि बड़े मैचेस वाली? नाइट 2 में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस वाला है, वही मुझे अकेला थोड़ा बड़ा किस्म का मैच लग रहा है। और मैं बड़ा किस सेंस में कह रहा हूँ कि ये समर स्लैम का शो है, 2 नाइट्स वाला इवेंट है। कार्ड देख के मतलब थोड़ी मिक्स सी फीलिंग है, पता नहीं इस वजह से कि WWE ने बिल्ड उतना अच्छा नहीं किया, बट जो भी है इस वाले शो से WWE की उम्मीदें, या फिर बोल सकते हो कि ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ डिलीवर नहीं किया भाई फिर तो तुम गए काम से। कल की मंडे नाइट रॉ को लेके भाई कुछ अलग ही लेवल का क्रिटिसिज्म आया है। कल जैसे
रिव्यू वीडियो में मैंने भी आपको बोला था कि रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर, ओबा फेमी, ये ऐसे ऐसे सेगमेंट्स इन्होंने ऐसे सुपरस्टार्स अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी मंडे नाइट रॉ में वाइब वैसी नहीं थी। मेरे को तो लग रहा है मैंने फिर भी कम क्रिटिसाइज किया। भाई इंटरनेट पे तो कुछ अलग ही चल रहा है। आप स्पेशली ये वाला ट्वीट देखो, यहाँ पे ये बंदा जे उसो की बॉच वाली क्लिप को लगाते हुए इसने ट्वीट लिखा है कि ब्रॉन ब्रेकअप इन्फोर्सर बन चुका है ऑस्टिन थेरी का, रायन गार्सिया डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी में है, सोल रूका ने अपना टाइटल हार लिया है, जो हेनरी का म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है, और ह्यूमन मनीज का एक पोल मैच की स्टिपुलेशन अनाउंस कर दी, और ये है तुम्हारा गो होम एडिशन समर स्लैम के लिए। लोगों ने ये तक बोल दिया कि किसी भी एक बड़े शो के लिए वर्स्ट मंडे नाइट रॉ का गो होम एडिशन था। अब देखो भाई, बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे डब्ल्यूडब्ल्यू के पास, वो काफ़ी कुछ कर सकते थे, लेकिन वैसे एफर्ट उन्होंने लगाए नहीं है। फिर आप इस ट्वीट में पूरी लिस्ट देख सकते हो उन सुपरस्टार्स की जो कि समर स्लैम को मिस करने वाले हैं, और ये बोल रहे हैं कि ये नॉन इंजर्ड हैं, जबकि हमको बहुत सुपरस्टार्स के बारे में क्लैरिटी तो नहीं मिली है। रैंडी ओर्टन का जैसे कुछ आता पता नहीं है। एक होप है कि शायद वो रिटर्न कर सकते हैं समर स्लैम में। ड्रू मैकिंटायर, बेकी लिंच, ब्रॉन ब्रेक, भाई ब्रॉन ब्रेकर समर स्लैम में फीचर्ड नहीं है। कोई कैसे एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज़ को, कोई कैसे जस्टिफाई कर सकता है कि ये तुम समर स्लैम में करते हो और फिर तुम कह रहे हो कि भैया ट्रिपल एच एक ग्रेटेस्ट बुकर है। एजे ली चलो वो तो गायब भी है, डेमन प्रीस्ट भी नहीं होने वाले शो पर, कार्मेलो हेज भी नहीं है, इलिया ड्रैगनोव भी नहीं है, रॉक्सैन भी नहीं है, सोल रूका, लारा वाल्किरा, बेली, ये वो सुपरस्टार्स, और लिस्ट तो वैसे और लंबी है। खैर इसमें कुछ नाम तो मुझे ज़बरदस्ती के घुसड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन रैंडी ओर्टन, ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉन ब्रेकर, ये कुछ ऐसे नेम्स हैं जो समर स्लैम का पार्ट नहीं होने वाले। ब्रॉन ब्रेकर को तो देख देख के भाई ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है इस बंदे के साथ। अभी एजे स्टाइल्स ने ना ब्रॉन ब्रेकर के बारे में ये भी बोला कि वो तो सीधा वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल है, उसकी पिछवाड़ा में रॉकेट लगा के उसको पुश मिलना चाहिए। तो लोग ऑब्वियसली अग्री करेंगे इस चीज़ से, लेकिन जब आप डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव राइटर से पूछोगे तो उनका कुछ अलग सोचना है इस बारे में। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सीएम पंक ने डैन हाउजन को किस किया है, तो उसके बाद मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि मुझे किसी ने लिखा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा भाई आपने पूरा तो बताया नहीं, और पूरा मैं कैसे बताता, क्योंकि वो देखने के बाद ही मैंने उस वीडियो को ऐसे क्विट कर दिया था। लेकिन उसके बाद ये और कुछ हुआ है उसमें, और कुछ ये हुआ है कि कोडी रोड्स ने भी डैन हाउजन को किस किया है। अभी कल वाली वीडियो में या परसों वाली वीडियो में भी किसी ने कमेंट किया था कि ब्रो व्हेन टॉकिंग अबाउट रोमन रेंज, तो उसमें दिल वाली इमोजी, और जब कोडी रोड्स के बारे में बात करता है, सीएम पंक के बारे में बात करता है, तो उसमें वो पत्थर स्कल वाली इमोजी। अब बताओ भाई, अब क्या करूँ, अभी इसे एक्सप्लेन जरूरत है नहीं वैसे। अब भाई सब कुछ स्किप कर देना आप, लेकिन आज एनएक्सटी में जो ग्रेसन वॉलर ने बातें बोली है माइक पर, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ग्रेसन वॉलर ने आज आप बोल सकते हो एक तरीके का स्क्रिप्टेड पाइप बॉम्ब प्रोमो डिलीवर किया, क्योंकि मैं ये तो नहीं मान सकता कि ये बिना स्क्रिप्ट के अप्रूवल के बोला गया है। ऐसा होता है लास्ट में जैसे सीएम पंक का माइक बंद कर दिया था ना, वैसे ही यहाँ पे माइक बंद कर दिया जाता है, और ग्रेसन वॉलर यही बोलते हैं। भाई ऑस्टिन थियरी का तो हर कोई रेल रहा है, जॉन सीना ने पहले रेला था, रोमन रेंज ने भी रेला था, और अब देखो ग्रेसन वॉलर भी क्या बोल रहे हैं कि वो एक ऐसे बंदे को हाइप कर रहे हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि मेरा काम था एक बंदे को हाइप करने का। फिर वो रोस्टर के बारे में भी बात करते हैं, मेंस डिवीजन की बात करते हैं कि इनको लगता है कि इनका कॉल अप हो जाना चाहिए, इनको मेन रोस्टर में आ जाना चाहिए, लेकिन तुम लोग बहुत ही सॉफ्ट हो। इवन उन्होंने विमेंस डिवीजन को बेटर बुला दिया अगर वो कंपेयर करते हैं उसे मेंस डिवीजन से, और फिर लास्ट में जाते जाते उनका माइक भी बंद कर दिया, और फिर उसके बाद वो कैमरा पे देख के भी बोल रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ ही चीज़ें बताई हैं, लेकिन ग्रेसन वॉलर भाई लग रहा है कि उनके कैरेक्टर में एक बहुत तगड़ा वाला शिफ्ट आया है। और ये ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर के बीच में कैसा कॉम्पिटिशन चल रहा है, कभी ऑस्टिन थेरी आगे हो जाता है, वैसे तो दोनों ही पीछे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऐसे हेड टू हेड कंपीट करते हैं। कभी ऑस्टिन थेरी आगे लगता है कि अच्छा अब इसके साथ कुछ हो रहा है, ग्रेसन वॉलर पता नहीं कहाँ चला गया, फिर ग्रेसन वॉलर आगे आ जाता है, फिर ऑस्टिन थेरी आगे आ जाता है। अब ये इस प्रोमो से आप बोल सकते हो ग्रेसन वॉलर थोड़ा सा आगे आ गया है, तो फिर देखते हैं अब क्या डब्ल्यूडब्ल्यू उनके लिए प्लान करती है एनएक्सटी में। वैसे तो आप बोलोगे कि मेन रोस्टर से एनएक्सटी में जाना, इसे आप यही बोलोगे कि आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी नीचे हो गई है, लेकिन कुछ सुपरस्टार्स ऐसे भी रहे हैं जो कि एनएक्सटी में जाते हैं और उसके बाद जब निकल के आते हैं तो कुछ अलग ही सुपरस्टार बनते हैं। लेट्स सी क्या ये ग्रेसन वॉलर के साथ होता है। इंटरनेट भाई किसी को भी नहीं छोड़ता, और कल मंडे नाइट रॉ में एक ऐसा कैमरा एंगल था जो कि सिर्फ कैमरा एंगल की वजह से है या सही में ऐसा हो रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सेथ रॉलिंस का क्राउन एरिया में जो स्पॉट है वो बॉल्ड नजर आया, कुछ ऐसा कि जैसे कि उनकी सिर पे चांद आने वाला है। तो अब देखो उसके बाद लोगों ने क्या क्या बना दिया उनके मीम्स। सेथ रॉलिंस 2028 में कैसा होगा, वो ऐसा होगा, ये वाली फोटो आ गई। और ये फोटो पता नहीं मुझे याद आ रहा है पहले भी किसी एक स्टोरी लाइन की वजह से आई थी। लोग कह रहे हैं कि अब डीन एम्ब्रोस की राह पे चलने वाला है सेथ रॉलिंस। लोग बहुत ज्यादा हार्श होते हैं यार, मर्द का दुख एक मर्द ही नहीं समझ रहा है यार, उनके बाल उड़ रहे हैं तो उस पर मजाक उड़ रहा है।
3-4 साल पहले तक हम इस बारे में बहुत बात करते थे, डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप पे जो अजीबोगरीब आइटम्स बिकते थे, अब वो खैर एक नया नॉर्म बन चुका है कि अब वो ऐसे अजीब-अजीब चीज़ें बेचते भी हैं, तो किसी को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ना लोग उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन डैनहाउज़न के वो जो दाँत हैं, जो वो हाथ में लेके आते हैं, उसको भी डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी वेबसाइट पे बेच रही है, जो कि $30 के हैं। मतलब अगर आपको वो दाँत चाहिए डैनहाउज़न के, जो वो उसमें रख के लेके आते हैं ना अपने डिब्बे से में, तो उसके लिए आपको $30 देने पड़ेंगे। खैर डैनहाउज़न के जिस टाइप का कैरेक्टर है, कोई बहुत अजीब चीज़ नहीं है ये चीज़ होना, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक नई मर्चेंडाइज निकाली है रोमन रेंज की, और ये क्या है भाई, मुझे कोई एक्सप्लेन कर देगा इसको कमेंट सेक्शन में तो भला हो जाएगा। रोमन रेंज की फोटो है और यहाँ पे सिविल रजीम RFC फॉरएवर, मेरे को पता नहीं कौन सा है, मतलब ये कौन सी स्टोरी लाइन मैंने मिस कर दी है जिसके हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाली मर्चेंडाइज को निकाल रही है। लोगों का रिएक्शन भी ये था कि भाई कुछ भी बेचोगे, मतलब तुम रोमन रेंज के नाम पे कुछ भी। कल मंडे नाइट रॉ का गो होम एडिशन था समर स्लैम के लिए, और डब्ल्यूडब्ल्यू की एक प्रथा है, या फिर एटलीस्ट फैंस ऐसा बिलीव करते हैं कि गो होम एडिशन में जिस भी सुपरस्टार को अपर हैंड मिलेगा, जैसा कल के मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस को अपर हैंड मिला था, इसका मतलब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि समर स्लैम में रोमन रेंस ही अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं और उस मैच को वो जीतने वाले हैं। क्या ये सच है? पहले तो देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक वीडियो पोस्ट करी है स्प्लिट स्क्रीन में, आप फोटोज में यहाँ पे देख सकते हो। सेथ रॉलिंस अपना मस्त जा रहे हैं, ऐसे करते हुए ही जा रहे हैं अभी भी वो, रोमन रेंस वहां पे शॉक्ड है, थोड़ा डिसबिलीव में कि भाई ये सेथ रॉलिंस कैसे मेरा बाजा बजा के चला गया है। और रोमन रेंस के चेहरे पे वो जो बदले की भावना है वो भी साफ देखी जा सकती है। और क्या सही में ऐसा है कि अगर अपर हैंड मिल गया है सेथ रॉलिंस को तो वो हारने वाले हैं समर स्लैम में? देखो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ये चीज विंस मैकमैन के टाइम पे बहुत ज्यादा होती थी कि अगर किसी को अपर हैंड मिल गया तो वो इसीलिए होता था, उसके पीछे रीजन ये होता था कि अब वो बंदे को जीतना तो है नहीं, तो फिर ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम उसको गो होम एडिशन में भी बेकार दिखा दो, मतलब उसको ऐसे पिटता हुआ दिखा दो और उसके बाद वो मेन मैच तो ऑब्वियसली हारने ही वाला है। तो इस वजह से फिर उसको थोड़ा बराबर बैलेंस करने के लिए गो होम एडिशन में उस सुपरस्टार को अपर हैंड मिलता था। लेकिन ट्रिपल एच के रजीम में मैं सही बोलूंगा, मैंने ऐसा कुछ इतना नोटिस नहीं किया है, वो ऐसा ही होता, मतलब वो काफी अनप्रिडिक्टेबल सा ही रहता है, फिर एकदम से कुछ शॉक भी हो सकता है। तो मैं तो इसको एक रीजन नहीं मानूंगा, जैसे फैंस कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट ही इन्होंने एक तरीके से लीक ही कर दिया कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच में रोमन रेंस ही जीतने वाला है। लेकिन मैं इस बात पे इतना बिलीव नहीं करता। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक जो जो हमने कल मंडे नाइट रॉ में भी देखा था, ब्लड लाइन वाली मर्चेंडाइज पहन के आए थे सारे ब्लड लाइन के बंदे। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने ब्लड लाइन के नेम में चेंज किया है? क्योंकि इससे पहले तो द ब्लड लाइन करके बोलते थे, लेकिन इस बार जो पूरी मर्चेंडाइज है उसमें THE तो कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ ये ब्लड लाइन है, तो शायद नेम में इन्होंने चेंज कर दिया है। वैसे अब कर भी लेना चाहिए, क्योंकि पहले वाली द ब्लड लाइन से अभी वाली ब्लड लाइन को लोग कंपेयर करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। तो ठीक है, डिफरेंशिएट करने में भी हमको थोड़ा इजी हो जाएगा कि वो है द ब्लड लाइन और ये है ब्लड लाइन। एक बहुत बड़ा बिल रूसेफ के नाम फटने वाला है क्या? तो भाई फैंस ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, यहाँ पे आप फोटोज में देख सकते हो। जैसे ही कल जुवॉन के साथ रूसेफ का मैच हुआ था और वो मैच जैसे ही उसमें पिनफॉल होता है, रूसेफ सीधा ऐसे रोल करते हैं रिंग के बाहर और वो सीधा बैक स्टेज चले जाते हैं। अब सुपरस्टार्स ऐसे करते नहीं है, जब भी उनको फिनिशर पड़ता है तो वो सेल करते हैं, रिंग साइड पे पड़े रहते हैं, धक्के वक्के खाते हुए लंगड़ाते हुए जाते हैं, लेकिन रूसेफ सीधे चले गए। तो अब लग ऐसा रहा है कि शायद कुछ फ्रस्ट्रेशन है रूसेफ की, शायद उनको पसंद नहीं आया इस मैच का जो आउटकम था। और आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि जो आपको क्रिएटिवली शोज में बुक किया जाता है आपको उसी हिसाब से चलना होता है। और किसी भी सुपरस्टार के फिनिशर को ऐसे नो सेल करना थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल भी है। तो देखते हैं क्या रूसेफ को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे या फिर नहीं। लेकिन आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक सही नहीं है। इसलिए नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, R15 वाला कोड आप यूज कर दो तो आपको हर बार की तरह एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।